तो चलिए शुरुआत करते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन की। बहुत ही आसान है, आपको उन्हीं पॉइंट्स को जानना है जो बैक्टीरियल सिस्टम से डिफर करते हैं। क्योंकि हम लोग प्रोकैरियोटिक सिस्टम पढ़ चुके हैं तो हम आसानी से दोनों के बीच में डिफरेंस कर लेंगे, क्या क्या वेरिएशंस हो रहे हैं यूकैरियोटिक सिस्टम में। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में क्या बेसिक पॉइंट्स हैं हम लोग उनको जानेंगे, फिर कौन कौन से पॉइंट्स को लेकर के वेरिएशन है उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इज वेरी सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स। आपको ध्यान रखना है, द प्रोसेस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इज वेरी सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स। यहां हम लोग सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, बस उसके समान है। आपको ध्यान रखना है, वेरी सिमिलर टू यूकैरियोट्स बट रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स। आपको ध्यान रखना है, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जैसा आप सभी लोग जानते हैं, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, या फिर ट्रांसलेशन हो, या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो, या रिपेयर हो, जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि वही पूरे पाथवे की स्पेसिफिसिटी और फर्दर जो रिएक्शंस होती हैं उनको डायरेक्ट करते हैं। तो इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोसेस में। तो इस वजह से यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन बहुत ही सिमिलर है प्रोकैरियोट्स के, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, स्पेसिफिकली क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, विशेष तौर पर यदि हम देखें तो ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स इज लार्जली डिफरेंट टू प्रोकैरियोट्स ड्यू टू 3 रीजंस। यदि हम लोग बात करें यूकैरियोटिक सिस्टम की तो विशेष तौर पर यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन प्रोसेस बैक्टीरिया से डिफर करता है अपने इनिशिएशन स्टेज को लेकर के। बाकी जो इलोंगेशन और टर्मिनेशन की प्रोसेस है वो एक जैसी है। टर्मिनेशन में तो यूकैरियोटिक सिस्टम में बहुत कम फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया में कई सारे इन्वॉल्व हुए थे। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से यूकैरियोटिक सिस्टम बहुत ज्यादा डिफर कर रहा है प्रोकैरियोट से। तो मैं इस पॉइंट को दोबारा पढ़ देता हूं। स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स इज लार्जली डिफरेंट टू प्रोकैरियोट्स ड्यू टू 3 रीजंस। 3 कारणों की वजह से कुछ ज्यादा ही वेरी करता है। जो पहला कारण है उसे आप समझ लीजिए। जो हमारे एमआरएनएज होते हैं, यदि हम लोग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को पीछे ध्यान दें तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था जिस तरह से एमआरएनए की सिंथेसिस हो रही थी, कैपिंग, स्प्लाइसिंग और पॉलीएडेनाइलेशन, ये न्यूक्लियस में रन होने वाले पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हैं। ट्रांसलेशन के बाद एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट होना है साइटोसॉल में। जब साइटोसॉल में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है कि वो एमआरएनए डायरेक्ट राइबोसोम उसको रिकॉग्नाइज कर ले, ट्रांसलेशन शुरू हो जाए। साइटोसॉल में हमारे एमआरएनएस को प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। ट्रांसलेशन इनिशिएशन से पहले एमआरएनए को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने आपको बैक्टीरिया में बताया किस तरह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कपल्ड होता है ट्रांसलेशन के। बैक्टीरिया में एक तरफ ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है और जो दूसरी तरफ है, जैसे ही एमआरएनए का 5 प्राइम एंड अपीयर होता है, ये एमआरएनए है प्रोकैरियोटिक सिस्टम में। इसी एमआरएनए पर इसके 5 प्राइम एंड पर जो इनिशिएशन कोडॉन है वहां पर राइबोसोम्स आकर के बाइंड कर जाते हैं और ट्रांसलेशन की शुरुआत कर देते हैं। और इस तरीके से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। और ये अमाइनो एसिड से ये पेप्टाइड है, तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, यहां पर ये प्रोसेस ट्रांसलेशन शुरू हो गया है। तो बैक्टीरिया में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बीच में टाइट कपलिंग है, क्योंकि वहां पर कोई बाउंड्री तो है नहीं, कोई लाइन ऑफ सेपरेशन है नहीं। जिस कंपार्टमेंट में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसी कंपार्टमेंट में राइबोसोम प्रेजेंट है। जैसे ही एमआरएनए का 5 प्राइम अपीयर होता है, राइबोसोम्स बाइंड कर जाते हैं। यूकैरियोटिक सिस्टम में ऐसा संभव नहीं है।
क्योंकि यूकैरियोटिक सिस्टम में एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में है और ट्रांसलेशन साइटोसोल में है, क्योंकि वहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। जब हमारे एमआरएनए प्रोसेस होकर के मैच्योर होकर के साइटोसोल आते हैं तो वहां पर ट्रांसलेशन से पहले उनको प्रिपेयर करना पड़ता है, जिससे राइबोसोम्स ट्रांसलेशन इनिशिएशन के समय उनको इजीली डिटेक्ट कर सकें, उनके साथ आसानी से बाइंड हो सकें। तो एमआरएनए की प्रिपरेशन की जरूरत है। क्या प्रिपरेशन होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो अभी आप इतना जाने कि यूकैरियोटिक सिस्टम में ट्रांसलेशन शुरू होने से पहले हमें एमआरएनए को प्रिपेयर करना होगा। सेकेंड पॉइंट, जब हम लोग ट्रांसलेशन शुरू करेंगे तो राइबोसोमल स्मॉल और लार्ज सब यूनिट आपस में असेंबल होकर के और एक फंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनाती है, फंक्शनल राइबोसोम। बैक्टीरिया में देखा है स्मॉल सब यूनिट आकर के पहले एमआरएनए के साथ बाइंड करती है। यूकैरियोटिक सिस्टम में वैसा ही है, बस एक बड़ा सा डिफरेंस है इनिशिएशन स्टेप में लेकर के, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यूकैरियोटिक सिस्टम में जब ट्रांसलेशन की शुरुआत करनी पड़ती है तो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को भी प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है, और उसे हमें लाना होता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स 43 इयर्स प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में बदलना पड़ेगा। अर्थात राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा ट्रांसलेशन इनिशिएशन के लिए। जब हम उसको प्रिपेयर करते हैं उसके साथ कई सारे प्रोटीन फैक्टर्स और इनिशिएटिंग अमाइनो एसिड टीआरएनए बाइंड करता है, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को 43 इयर्स प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे कैसे असेंबल होगा। तो सामान्य शब्दों में कहूं, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन से पहले हमें राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को भी प्रिपेयर करना होगा ट्रांसलेशन के लिए। अगले स्टेप में आते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरियल कंपैरिजन के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। यदि हम प्रोकैरियोटिक सिस्टम में देखें, बैक्टीरिया में देखें, तो जब स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए के साथ बाइंड करती है तो पहला इनिशिएशन कोडॉन, जो उसके ओपन रीडिंग फ्रेम का इनिशिएशन कोडॉन है, उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट पर पी साइट पर होती है। तो राइबोसोम की जो पी साइट है वहां पर प्रॉपर पोजीशनिंग हो जाती है इनिशिएशन कोडॉन की, और इस प्रॉपर पोजीशनिंग को डायरेक्ट करता है, जो प्रॉपर अलाइनमेंट है यहां पर राइबोसोम पर एमआरएनए का, इसको डायरेक्ट करता है साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस, जो एमआरएनए के 5 प्राइम यूटीआर रीजन में प्रेजेंट है। लेकिन यूकैरियोटिक सिस्टम में यहां बड़ा डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सिस्टम में ऐसा कोई 5 प्राइम यूटीआर रीजन में सीक्वेंस नहीं है जो उसके इनिशिएशन कोडॉन की प्रॉपर पोजीशनिंग कराए, बल्कि यूकैरियोटिक सिस्टम में स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को बाइंड होना होगा एमआरएनए के 5 प्राइम साइट पर आकर के, और देन 5:3 डायरेक्शन में मूव करते हुए पहले इनिशिएशन कोडॉन को ढूंढना होगा, स्कैनिंग करनी होगी, ठीक है। तो इनिशिएशन कोडॉन का रिकॉग्निशन स्कैनिंग के द्वारा होगा। तो इनिशिएशन कोडॉन रिकॉग्निशन रिक्वायर स्कैनिंग ऑफ एमआरएनए इन 5:3 डायरेक्शन बाई 43 इयर्स प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, अर्थात राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट हमारे एमआरएनए में प्रेजेंट इनिशिएशन कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगी स्कैन करके 5:3 डायरेक्शन में मूव करके। ये मेजर डिफरेंसेस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सिस्टम में। तो यूकैरियोटिक सिस्टम में ट्रांसलेशन इनिशिएशन में हमें इन 3 मेजर इवेंट्स को पढ़ना होगा जो बैक्टीरिया से अलग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कई सारे और भी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना पड़ेगा। तो ट्रांसलेशन इनिशिएशन को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ट्रांसलेशन इनिशिएशन यूकैरियोट्स is in eukaryotes several distinct protein factors called eukaryotic initiation factors। बैक्टीरिया में जो प्रोटीन्स आप पढ़ रहे थे उन्हें हम लोग इनिशिएशन फैक्टर्स कह देते हैं। यूकैरियोट्स में स्मॉल ई पहले और लगाते हैं, ये हमें बताता है कि ये फैक्टर यूकैरियोटिक सिस्टम का है। तो जो स्मॉल ई है ये यूकैरियोट्स को रिप्रेजेंट करता है, और आई इनिशिएशन और यह फैक्टर। तो यूकैरियोटिक सिस्टम में ट्रांसलेशन इनिशिएशन के लिए बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है जिन्हें हम EIF से रिप्रेजेंट करते हैं।
In eukaryotes, several distinct protein factors called eukaryotic initiation factors are required for translation initiation. Translation initiation के लिए हमें इन factors की जरूरत है. Some eukaryotic initiation factors directly binds to mRNA. जो फैक्टर्स हैं उनमें से कुछ फैक्टर्स डायरेक्टली एमआरएनए के साथ बाइंड करते हैं और उसे प्रिपेयर करेंगे. जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनमें से आप जानते हैं एक इनिशिएटिंग टीआरएनए को ट्रांसपोर्ट करेगा और जो दूसरा फैक्टर होगा वो राइबोसोम, जो दूसरे फैक्टर्स होंगे वो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को प्रिपेयर करेंगे. तो डायरेक्टली बाइंड्स टू एमआरएनए एंड प्रिपेयर देम फॉर ट्रांसलेशन. While on the other hand, remaining IFs, ठीक है, EIFs involve in assembly of 43S pre-initiation complex. तो आप ऐसा समझे, पहले ध्यान दें, यदि आप प्रोकैरियोटिक सिस्टम को ध्यान दे रहे हो, और मैं ऐसा मान रहा हूं आप सभी लोग पढ़ चुके हैं उसको, प्रोकैरियोटिक सिस्टम में IF1 और IF3 राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से बाइंड हुए थे. देन राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट बाइंड्स टू एमआरएनए. जब वो एमआरएनए के साथ बाइंड हो जाती है, देन इसके बाद IF2 प्लेस करता है फॉर्माइल मेथियोनिन टीआरएनए को पी साइड पर, और वो तीसरा फैक्टर था. ये तीनों फैक्टर थे जो इस तरह से इन्वॉल्व हुए थे. उसी तरह से यूकैरियोटिक सिस्टम में कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स डायरेक्टली एमआरएनए के साथ बाइंड करते हैं, उसे प्रिपेयर करते हैं. कुछ फैक्टर्स राइबोसोम के साथ स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंड करते हैं और उसे प्रिपेयर करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में, जिसके बाद प्रॉपर स्कैनिंग हो सके इनिशिएशन कोडॉन की, वो प्रक्रिया शुरू होगी. ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे इनिशिएशन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इनिशिएशन फैक्टर्स हैं यूकैरियोटिक सिस्टम में जिनका इन्वॉल्व होना इनिशिएशन के लिए जरूरी है, और उनके फंक्शंस क्या हैं उनको जानेंगे, और देन इसके बाद प्रोसेस शुरू करेंगे. तो प्रोसेस में हम लोग थोड़ा सा बाद में जानेंगे कि प्रोसेस कौन कौन से हैं. उससे पहले हम लोगों को जानना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं और यूकैरियोटिक सिस्टम में इनिशिएशन में इन्वॉल्व होने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उनके रोल क्या हैं. पहले आप ये समझ लें कौन कौन से हैं, और बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आसानी से आप इनको याद भी कर सकते हैं. जब मैं प्रोसेस में पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को वहां पर बता दूंगा कौन कौन से फैक्टर्स को कैसे याद रखना है. ठीक है, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें EIF2 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 की यदि हम बात करें तो फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ इनिशिएटिंग मेथियोनिन टीआरएनए टू 40S राइबोसोमल सब यूनिट. 40S का मतलब हो गया स्मॉल सब यूनिट. राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से जो इनिशिएटिंग टीआरएनए है, बैक्टीरिया में जो पहला अमाइनो एसिड टीआरएनए आकर के बाइंड होता है वो फॉर्माइल मेथियोनिन टीआरएनए है. यूकैरियोटिक सिस्टम में मेथियोनिन टीआरएनए, और उसी तरह जैसे आप बैक्टीरिया में जानते हैं, बैक्टीरिया में IF2 ने, इनिशिएशन फैक्टर 2 ने पहले टीआरएनए को प्लेस किया था पी साइड पर. सेम उसी तरीके से यूकैरियोटिक सिस्टम में जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 है वो इनिशिएटिंग टीआरएनए को प्लेस करता है राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट पर. आपको यह ध्यान रखना है. दूसरी तरफ आते हैं EIF2B एंड EIF3. जो EIF2B है, ठीक है, ये जो 2B है इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बता देता हूं. EIF जो 2B है, आपको इसे ध्यान रखना है. ये फैक्टर ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है. ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो EIF2 को एक्टिवेट करता है, और इसके एक्टिवेशन के लिए जरूरी है, ट्रांसलेशन को रेगुलेट करने के लिए जरूरी है. तो EIF2B एंड EIF3 फर्स्ट फैक्टर टू बाइंड 40S सब यूनिट, ये 40S सब यूनिट से बाइंड करते हैं एंड फैसिलिटेट सबसिक्वेंट स्टेप्स. जो पहले जो स्टेप्स हैं उनको ये फैसिलिटेट करते हैं, अर्थात आसान बनाते हैं.
तो जब हम लोग प्रोसेस को शुरू करेंगे तो इनके बारे में जानेंगे कि कैसे बाइंड हुए और देन क्या प्रक्रिया शुरू होती है। जो 4A है, EIF4A, इसके पास आरएनए हेलिकेज एक्टिविटी है। जब एमआरएनए पर इनिशिएशन कोडॉन का रिकॉग्निशन करेंगे तो यदि आरएनए में कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया है, आरएनए मॉलिक्यूल खुद अपने आप में फोल्ड हो गया है, तो उन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को रिमूव करने का काम EIF4A करेगा। तो जब स्कैनिंग करेंगे इस पॉइंट को थोड़ा वहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है EIF4A के पास हेलिकेज एक्टिविटी है, रिमूव सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन द एमआरएनए टू परमिट बाइंडिंग ऑफ 40S सब यूनिट पार्ट ऑफ EIF4F कॉम्प्लेक्स, उसको भी हम लोग जानेंगे। इसके बाद आता है EIF4B, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्कैनिंग को फैसिलिटेट करता है। जो पहला इनिशिएशन कोडॉन है उस इनिशिएशन कोडॉन की स्कैनिंग का जो प्रोसेस है उसे आसान बनाता है। तो बाइंड्स टू एमआरएनए, फैसिलिटेट स्कैनिंग ऑफ एमआरएनए टू लोकेट द फर्स्ट AUG कोडॉन। तो AUG कोडॉन के रिकॉग्निशन में जब स्कैनिंग का प्रोसेस शुरू होगा उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो EIF4E है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे एमआरएनए में 5 प्राइम पर कैप प्रेजेंट होता है, 7 मेथाइल ग्वानिन। जो 4E है, 4E को हम लोग कैप बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। 4E को कैप बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं और ये बाइंड करता है 5 प्राइम कैप के साथ, और बाइंड करने से हमारे एमआरएनए की सर्कुलराइजेशन को, उसको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है और हमारे एमआरएनए के ट्रांसलेशनल इफिशियंसी को भी इंक्रीज करता है। तो 4E बाइंड्स टू 5 प्राइम कैप ऑफ एमआरएनए, पार्ट ऑफ EIF4F कॉम्प्लेक्स। ये F कॉम्प्लेक्स का रिलेशन सर्कुलराइजेशन से है। इसके बाद आता है EIF4Z, ये एक एडॉप्टर प्रोटीन है और एडॉप्टर प्रोटीन का फंक्शन यहां पर यह है कि एक तरफ ये 5 प्राइम कैप पर बाइंड 4E को होल्ड करे और दूसरी तरफ जो पॉली ए टेल है उस पर पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन के साथ लिंक हो, जिससे एमआरएनए को सर्कुलर किया जा सके। तो 4G एक एडॉप्टर प्रोटीन है, एक तरफ वो 4E के साथ बाइंड करता है टू पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, दूसरी तरफ से पार्ट ऑफ 4EF कॉम्प्लेक्स। जो सर्कुलराइजेशन में प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं उनको हम 4F कॉम्प्लेक्स कहते हैं। EIF5 की बात करें तो ये डिसोसिएशन में इन्वॉल्व होता है, प्रमोट डिसोसिएशन ऑफ सेवरल अदर इनिशिएशन फैक्टर्स फ्रॉम राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट, स्पेशली जो IF3 है और IF2 इनिशिएशन जो फैक्टर 2 है उनके डिसोसिएशन को ये प्रमोट करता है, जिससे लार्ज सब यूनिट आकर के बाइंड हो सके। EIF6 इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है फैसिलिटेट डिसोसिएशन ऑफ इनएक्टिव 80S राइबोसोम इनटू 40S एंड 60S। कभी कभी क्या होता है एमआरएनए पर राइबोसोम असेंबल हो गए, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट एबनॉर्मली, सबसिक्वेंट जो प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट हुए बिना ही स्मॉल और लार्ज सब यूनिट की बाइंडिंग हो गई, तो वो फंक्शनल नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो इनिशिएशन फैक्टर 6 है वो इनएक्टिव राइबोसोम्स को एमआरएनए से डिसोसिएट करा देते हैं उनकी रेस्पेक्टिव सब यूनिट्स में। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो EIF2 है, 4A, 4B, 4E और 4Z। तो ये जो 4 वाले हैं एक तरफ रखना है, और ये EIF जो 2 है इसको बैक्टीरियल सिस्टम की तरह याद रखना। जैसे बैक्टीरिया में IF2 इनिशिएटिंग टीआरएनए को प्लेस करता है, उसी तरीके से यहां पर भी ये प्लेस करेगा। और जो ये EIF2B है इसकी इंपॉर्टेंस रेगुलेशन में हम लोग समझेंगे। EIF2B को हम लोग इंपॉर्टेंट जो इसकी इंपॉर्टेंस है ट्रांसलेशन में समझ पाएंगे जब ट्रांसलेशन रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं यूकैरियोटिक सिस्टम में जो ट्रांसलेशन प्रोसेस के इनिशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं, इनके अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, अब क्या फंक्शंस हैं इन
फंक्शंस को जानने के लिए हमें प्रोसेस पर ध्यान देना होगा। जब हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे होंगे उस समय आप इनको और बेहतर समझ पाएंगे। अब ट्रांसलेशन इनिशिएशन एक ऐसा स्टेप है यूकैरियोटिक सिस्टम में जो बैक्टीरिया से बहुत डिफर करता है। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस रहते हैं। अब हम लोग ट्रांसलेशन इनिशिएशन करने चल रहे हैं, लेकिन ट्रांसलेशन इनिशिएशन को हम लोग कैसे पढ़ें, आपके लिए वो कैसे आसान हो, आप इजीली कैसे समझ सकते हैं कि यूकैरियोटिक सिस्टम कैसे वेरी करता है प्रोकैरियोटिक सिस्टम से। यदि मैं प्रोकैरियोटिक सिस्टम की बात करूं तो आपको याद आ रहा होगा राइबोसोम के साथ सबसे पहले आकर के दो फैक्टर्स बाइंड होते थे, एक IF3 बाइंड हुआ था और दूसरा फैक्टर ए साइड पर आकर के बाइंड हुआ था IF1। इस तरीके से दो फैक्टर सबसे पहले स्टेप में बाइंड हुए थे। इसके बाइंड होने के बाद ये राइबोसोमल सब यूनिट्स आकर के बाइंड होती है एमआरएनए के साथ और एमआरएनए के साथ लिंकिंग हो गई थी। कुछ इस तरह से स्टेप्स हम लोग पढ़ रहे थे। एमआरएनए से बाइंडिंग होने के बाद उसके बाद पी साइट पर जो इनिशिएटिंग अमाइनो एसिड टीआरएनए था, फॉर्माइल मेथियोनिन टीआरएनए, वो आकर के बाइंड हुआ था और इसको लाने वाला IF2 था। ये आपने पढ़ा हुआ था। देन इसके बाद लार्ज सब यूनिट जुड़ती है स्मॉल सब यूनिट के साथ। कुछ इस तरीके से लार्ज सब यूनिट जुड़ गई थी, एक फंक्शनल कॉम्प्लेक्स असेंबल हुआ था प्रोकैरियोटिक सिस्टम में। जब हम यूकैरियोटिक सिस्टम में आएंगे तो प्रोसेस इसी तरह का है, लेकिन जो स्टेप्स लिए जाएंगे एक फंक्शनल राइबोसोम असेंबल करने के, वो स्टेप्स यूकैरियोटिक सिस्टम में अलग हैं। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं उनको हमें जानना है, या दूसरे शब्दों में इस तरह से कहूं कि यूकैरियोटिक सिस्टम में ट्रांसलेशन इनिशिएशन कैसे होता है, आप कैसे जानेंगे उसे। कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन में इंपॉर्टेंट हैं और उनको बेसिकली हमें पढ़ना है, और वहीं से हमारे कंपटीशन के एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन के प्रोसेस में इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। इनिशिएशन के समय हमें 3 मेजर इवेंट्स को पढ़ना होगा, 3 मेजर इवेंट्स के बारे में जानना होगा। जो EIF6 है वो जो नॉन फंक्शनल राइबोसोम्स होते हैं उनको डिसोसिएट कराता है हमारे एमआरएनए से। जैसे ट्रांसलेशन इनिशिएशन के समय कोई स्मॉल और लार्ज सब यूनिट एबनॉर्मली बाइंड हो जाती है एक दूसरे से, प्रॉपरली सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले ही स्मॉल और लार्ज सब यूनिट आपस में लिंक हो गए। देखिए कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, वहां पर एक नॉन फंक्शनल राइबोसोम असेंबली हो सकती। जैसे ये देखिए यहां पर स्मॉल और लार्ज सब यूनिट बैक्टीरियल सिस्टम में क्या था, पहले स्मॉल सब यूनिट प्रिपेयर हुई, फिर एमआरएनए के साथ बाइंड हुई, और एमआरएनए के साथ बाइंड होने के बाद अमाइनो एसिड टीआरएनए आकर के बाइंड हुआ। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर अमाइनो एसिड टीआरएनए यहां बाइंड नहीं हो पाया, अमाइनो एसिड टीआरएनए यहां पर आकर के बाइंड नहीं हो पाया, और उससे पहले लार्ज सब यूनिट आकर के बाइंड हो गई। लार्ज सब यूनिट आकर के राइबोसोम की बाइंड हो गई, लेकिन पहला इनिशिएटिंग टीआरएनए बाइंड नहीं हो पाया। ऐसी कंडीशन में ये 30S और ये 50S सब यूनिट आपस में लिंक हो गई, 70S कॉम्प्लेक्स बना लिया, लेकिन ये नॉन फंक्शनल है। अब क्या करना होगा, हमें अपने एमआरएनए से डिसोसिएट कराना होगा, क्योंकि तो नॉन फंक्शनल है। ऐसी सिचुएशन में यूकैरियोटिक सिस्टम में जो इनिशिएशन फैक्टर 6 है वो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट को डिसोसिएट करा देता है, जिससे दोबारा ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू हो सके। ठीक है, आप सभी लोग ऐसा समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इसी पॉइंट पर आते हैं। यूकैरियोटिक सिस्टम में 3 मेजर इवेंट्स हैं, आपको जानना है। पहला, ठीक है, स्कैनिंग का भी प्रोसेस है, स्कैन करेंगे कोडॉन को, प्रिपरेशन ऑफ एमआरएनए एंड असेंबली ऑफ 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो 3 मेजर इवेंट्स हैं, तीनों को थोड़ा अलग अलग पढ़ना है। पहला एमआरएनए का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग जानेंगे राइबोसोम की प्रिपरेशन, राइबोसोम की असेंबली होना 43S में, और देन इसके बाद हम लोग इन स्कैनिंग प्रोसेस को पढ़ेंगे, इनिशिएशन कोडॉन की स्कैनिंग। आप ऐसा समझ लें, एक तरफ हम प्रिपेयर कर रहे हैं एमआरएनए को और एक तरफ प्रिपेयर कर रहे हैं
राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को। जब दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे तो राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए के साथ बाइंड करेगी और पहले इनिशिएशन कोडॉन को वो सर्च करेगी, स्कैन करेगी, और जब स्कैन कर लेगी उसको खोज लिया जाएगा, हाँ ये पहला इनिशिएशन कोडॉन है, तो उस स्टेप पर आकर के लार्ज सब यूनिट की असेंबली होगी और पूरा कॉम्प्लेक्स एक फंक्शनल राइबोसोम असेंबल हो पाएगा। तो दो प्रोसेस हमें अलग अलग पढ़ने हैं। आप ऐसा समझ लें, एक तरफ एमआरएनए प्रिपेयर कर रहे हैं और एक तरफ राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण रखना चाहूंगा, आप सभी लोग समझ जाएंगे। जैसा हम लोग सब लोग अपने घरों में देखते हैं, जब खाना बनाया जाता है तो दाल और सब्जी भी बना ली जाती है और रोटी चावल भी बनाए जा रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले दाल बना ली, दाल बनाने के बाद पूरी फैमिली ने खाया और खाने के बाद फिर फैसला हुआ अब सब्जी बनेगी, फिर सब्जी बनाएगी, फिर पूरी फैमिली ने खाया, फिर चावल बना के खा लिए और फिर रोटियां बना के खा ली। ऐसा नहीं होता है। एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, सब्जी और दाल बना रहे हैं, दूसरी तरफ तैयारी किसकी कर रहे हैं, जो है चावल और रोटियां भी बना रहे हैं। उसी तरीके से हमारी सेल में एक तरफ एमआरएनए प्रिपेयर हो रहा है, एमआरएनए को प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर ट्रांसलेशन, और दूसरी तरफ राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट भी प्रिपेयर हो रही है कि वो एमआरएनए के साथ बाइंड हो सके इस तरीके से। और जब राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट प्रिपेयर हो गई, एमआरएनए भी प्रिपेयर होगा, तो स्मॉल सब यूनिट क्या करेगी, एमआरएनए के साथ बाइंड करके इनिशिएशन कोडॉन को स्कैन करेगी। इस तरह से हमें इस प्रोसेस को समझना है, जिससे हम दोनों के बीच में डिफरेंस भी कर पाएंगे। क्या डिफरेंसेस थे, इन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक पॉइंट में और क्लियर कर दूं, जो एमआरएनए का प्रिपरेशन है और राइबोसोम की असेंबली है वो एक ही साथ चल रही होती है, एक ही सेल में दो इवेंट्स पैरेलली चल रहे हैं। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, समझना है, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, हमें स्टेप बाय स्टेप उसे पढ़ना होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो ये बोल रहा हूं बहुत सीक्वेंशियल है। एमआरएनए का प्रिपरेशन और राइबोसोम का प्रिपरेशन पैरेलली सेल में चल रहा है, दोनों प्रिपेयर हो रहे हैं। जब दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे तो स्कैनिंग के समय दोनों साथ में आएंगे, स्कैनिंग के समय दोनों साथ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एमआरएनए प्रिपरेशन को, ठीक है। तो पहला हम लोग स्टेप शुरू करते हैं और बात करते हैं एमआरएनए प्रिपरेशन की। एमआरएनए प्रिपरेशन, अब क्वेश्चन ये उठता है एमआरएनए प्रिपरेशन क्या है, कैसे होगा। तो आप सभी लोग इस पॉइंट को पहले जाने। एमआरएनए प्रिपरेशन में आपको जानना होगा, यदि हम लोग यूकैरियोटिक एमआरएनए की बात करें तो उनके 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल प्रेजेंट होता है, पॉली ए टेल है। 5 प्राइम एंड पर कैप प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग 7 मेथाइल ग्वानिन कहते हैं, कैप प्रेजेंट है। ये हमारा एमआरएनए है। यूकैरियोटिक सिस्टम में मैच्योर एमआरएनए की बात करें तो 5 प्राइम पर कैप है और 3 प्राइम पर पॉली ए टेल है। ये हमारे एमआरएनए का स्ट्रक्चर है। एमआरएनए का प्रिपरेशन क्या है, ऐसा क्या हुआ कि एमआरएनए हमें प्रिपेयर करना पड़ रहा है। एक्चुअल में यूकैरियोटिक सिस्टम में एमआरएनए अंडरगोज सर्कुलराइजेशन बिफोर ट्रांसलेशन इनिशिएशन। जो एमआरएनए के स्ट्रक्चर है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और जब ये सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं तो उसका अपना एक फायदा है, सीएसआईआर में भी ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इन यूकैरियोटिक सिस्टम एमआरएनए मॉलिक्यूल्स अंडरगोज सर्कुलराइजेशन, वो सर्कुलराइजेशन में जाते हैं और सर्कुलराइजेशन में जाने का मतलब है कि वो एक सर्कल में कन्वर्ट हो गए हैं। ये पॉली ए टेल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनको सर्कल में बदलने के लिए हमें किसकी जरूरत है। सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे, जो मैं बोल रहा हूं सभी लोग उसको ध्यान से सुने, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है।
इन यूकैरियोटिक सिस्टम में एमआरएनए प्रिपरेशन क्या है, मैं उसी को बोल रहा हूं। मैं इसको फिर एक बार क्लियर कर देता हूं कि एमआरएनए प्रिपरेशन क्या है, उस पॉइंट को आप जाने। इन यूकैरियोटिक सिस्टम एमआरएनएज अंडरगोज सर्कुलराइजेशन बिफोर ट्रांसलेशन इनिशिएशन। इससे पहले ट्रांसलेशन का इनिशिएशन शुरू हो, एमआरएनए मॉलिक्यूल्स एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सर्कल में बदलना तो बहुत ही आसान है। यदि हम इस एंड 5 प्राइम कैप और पॉली ए टेल दोनों के एंड को हम होल्ड कर लें तो ये सर्कुलर हो जाएंगे, या ये कहें एमआरएनए के दोनों एंड्स को क्लोज लाया जाए तो वो सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यूकैरियोटिक सिस्टम में भी बस वैसा ही हो रहा है। ऐसा करने के लिए हमें इनिशिएशन फैक्टर्स की जरूरत है। देखिए कौन सा इनिशिएशन फैक्टर्स क्या करेगा, सभी लोग यहां ध्यान दें। यूकैरियोटिक सिस्टम में 5 प्राइम पर जो कैप है इसके साथ आकर के बाइंड होता है EIF4E, ई स्मॉल में EIF4E, इसे हम लोग कैप बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। EIF4E कैप के साथ बाइंड हो गया। आप सभी लोग जानते हैं जब मैंने आपको पॉलीएडेनाइलेशन पढ़ाया हुआ था तो पॉलीएडेनाइलेशन के समय मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पॉली ए टेल होती है उसके साथ PABP पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स बाइंड होती हैं। PABP पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ी हुई हैं पॉली ए टेल के साथ, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स PABP। तो PABP लिंक है पॉली ए टेल के साथ। ऐसी सिचुएशन में और जो 4E है जिसे हम लोग कैप बाइंडिंग प्रोटीन कह रहे हैं वो 5 प्राइम पर है। ये दो कॉम्प्लेक्स तो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड रिस्पेक्टिवली बाइंड है। इन्हीं दोनों प्रोटीन के साथ कांटेक्ट बना लेता है EIF4G। EIF4G ने एक तरफ EIF4E के साथ कांटेक्ट बनाया और दूसरी तरफ पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन के साथ कांटेक्ट बनाया, और कांटेक्ट बनाते ही ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा हो गया, सर्कुलर। इस स्ट्रक्चर में जो EIF4G है ये एक एडॉप्टर प्रोटीन है जिसने दो प्रोटीन को होल्ड किया है, और हमारे एमआरएनए कैसे हो गए हैं, सर्कुलर। ये एमआरएनए हो गया है सर्कुलर। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे सर्कुलर एमआरएनए हो गया है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये सर्कुलर होने का फायदा क्या है, ऐसा क्यों करना पड़ा, उसको भी हम लोग अभी आगे ध्यान रखेंगे। मैं इस पॉइंट पर लेकर के आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? आप मुझे जरूर लिखें यस और नो में। यदि नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा इसे रिपीट करूंगा। पुनीत यस, पुनीत का आंसर है यस। अदिति यस, सुमति यस, रजनी यस, प्रियंका क्लियर है सर। ठीक है, मुझे लग रहा है सभी लोग समझ पा रहे हैं। यदि किसी को समझ में ना आया हो तो आप मुझे जरूर लिखें, मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है यहां पर। तो सर्कुलराइजेशन हो गया है। अब यहां पर दूसरा पॉइंट आप और समझ लें, इसी एमआरएनए के साथ हमारी कुछ और इनिशिएशन फैक्टर्स आकर के बाइंड हो जाते हैं। उन फैक्टर्स को भी आप समझ लें। EIF4A भी लिंक होता है एमआरएनए के साथ, और इसी के साथ लिंक होता है 4B भी। 4A भी है
और मैं केवल यहां पर 4b लिख रहा हूं। तो कुछ इस तरीके से देखिए इनके अपने फंक्शन है। जो 4a है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, जो 4a है, माना कि जैसे यहां पर इस जगह पर ये हमारा mRNA है, और mRNA में ऐसा भी तो हो सकता है कि mRNA में सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से उसने अपने आप में ही एक हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बना लिया। ये mRNA विद इन mRNA कॉम्प्लीमेंट्री बन गई। जब mRNA में ही कॉम्प्लीमेंट्री बन गई है तो इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्रॉस करना मुश्किल होगा। इनिशिएशन कोडॉन जब सर्च करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, तो विद इन आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बनाए। उस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर को क्या करना होगा? डिसॉल्व करना होगा। उन जो आरएनए मॉलिक्यूल्स के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बन गई है, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके इसे लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होगा, जिससे राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम की बाइंडिंग और स्कैनिंग प्रोसेस आसान हो सके। तो इस वजह से जो ए है वो आरएनए हेलिकेज है, आरएनए हेलिकेज, और जो बी है वो हेल्प करेगा स्कैनिंग में, इनिशिएशन कोडॉन की प्रॉपर स्कैनिंग में हेल्प करेगा। तो आप ये समझ गए। और 4E तो आप समझ गए, कैप बाइंडिंग प्रोटीन है, कैप के साथ बाइंड। और 4G एक एडॉप्टर प्रोटीन है जिसने 5 प्राइम एंड पर जो कैप प्रोटीन बाइंड है, ठीक है, कैप बाइंडिंग प्रोटीन 4E है, उसे होल्ड किया है, और एक दूसरी तरफ पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन को होल्ड किया है, जिससे एमआरएनए सर्कुलर स्ट्रक्चर में बदल गया है। तो ये सारे जो इनिशिएशन फैक्टर्स थे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, उनके बारे में हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। इस तरीके से हमारा एमआरएनए किसमें बदल गया? सर्कुलर स्ट्रक्चर में बदल गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर एक पॉइंट आप और समझ लें कि क्या सीक्वेंस रहा होगा। तो सबसे पहले EIF 4E आकर के बाइंड हुआ, EIF 4E 5 प्राइम कैप पर बाइंड हुआ, 3 प्राइम पर ऑलरेडी प्रेजेंट है पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट है। देन इसके बाद उसी के साथ जो दूसरी प्रोटीन्स बच रही हैं वो आकर के बाइंड हो जाती हैं, जैसे EIF 4 जो तुम्हारा A है, 4B है एंड 4G है, ये प्रोटीन्स आकर के बाइंड होते हैं और एमआरएनए बदल गया एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में। अभी क्वेश्चन उठता है कि एमआरएनए के सर्कुलराइजेशन का फायदा क्या है? एमआरएनए एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में यदि बदल रहा है तो उसके क्या फायदे हैं? एमआरएनए के सर्कुलर स्ट्रक्चर में बदलने के फायदे क्या हैं, उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। एमआरएनए सर्कुलराइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ केवल एक ही पॉइंट यहां पर बोलूंगा और जहां से आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यदि हमारे सिस्टम में एमआरएनए एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, एमआरएनए एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा है हमारे एमआरएनए की ट्रांसलेशनल इफिशियंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एमआरएनए सर्कुलराइजेशन, ठीक है, increase the translational efficiency of mRNA। mRNA की जो ट्रांसलेशनल इफिशियंसी है उसको इंक्रीज कर देता है। ये सबसे ज्यादा, या ये कहें मेजर जो इफेक्ट है ट्रांसलेशनल प्रोसेस पर एमआरएनए सर्कुलराइजेशन का, वो ये है कि हम उस एमआरएनए की जो कार्य क्षमता है, ट्रांसलेशनल जो ट्रांसलेशन डायरेक्टिंग जो कार्य क्षमता है, इफिशियंसी मतलब वो एक तरह की पावर, क्षमता, तो उसकी जो ट्रांसलेशन को डायरेक्ट करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस एमआरएनए से हम कुछ ज्यादा प्रोटीन बना सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। उस पॉइंट को भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो 5 प्राइम कैप आप जानते हैं ऑलरेडी हमारे एमआरएनए की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और यदि 5 प्राइम कैप प्रेजेंट है तो एमआरएनए का सर्कुलराइजेशन भी आसानी से हो जाएगा।
आपको ध्यान रखना है। तो ट्रांसलेशनल इफिशियंसी को ये इंक्रीज करता है, यही इसका एक मेन उद्देश्य था जो कंप्लीट कर लिया गया है। अब दूसरे पॉइंट को भी आप जरा सभी लोग समझें कि दूसरा पॉइंट क्या है। यदि हमारे एमआरएनए में इफ 5 प्राइम कैप एब्सेंट इन एमआरएनए, यदि एमआरएनए में 5 प्राइम कैप एब्सेंट है तो क्या रिजल्ट होंगे? 5 प्राइम कैप यदि एब्सेंट है तो क्या रिजल्ट होंगे, ये भी तो क्वेश्चन उठता है। तो जरा सभी लोग यहां पर पीछे वाले स्ट्रक्चर में ध्यान दें। यदि 5 प्राइम कैप ना हो तो 4E की बाइंडिंग नहीं होगी, और जब 4E बाइंड नहीं होगा तो एमआरएनए सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहला तो आप ये ध्यान रखेंगे कैप 5 प्राइम एंड पर है, जब कैप नहीं है तो 5 प्राइम एंड एक्सपोज हो रहा है और न्यूक्लियस इजिली हमारे एमआरएनए को डिग्रेड कर सकते हैं। तो पहला तो स्टेबिलिटी को लेकर के हो गया, एमआरएनए की स्टेबिलिटी कम है, अर्थात हमारे साइटोप्लाज्म में एमआरएनए की जो एमआरएनए कितने समय तक रह सकते हैं, उसकी जो ड्यूरेशन है वो कम है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये आता है कि यदि कैप नहीं है तो 4E बाइंड नहीं होगा, और जब 4E बाइंड नहीं होगा तो सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होगा। इस तरह से एमआरएनए का सर्कुलराइजेशन भी नहीं हो पाएगा, और वो सर्कल में कन्वर्ट नहीं हुआ तो उसकी ट्रांसलेशनल इफिशियंसी भी घट जाएगी। तो आप समझ सकते हैं यदि हमारे एमआरएनए में 5 प्राइम कैप नहीं है तो क्या रिजल्ट होंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए डिक्रीजेस, और वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। एक पॉइंट आप ये याद रखेंगे, और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है ट्रांसलेशनल इफिशियंसी of mRNA is also decreases। देखिए दो पॉइंट हैं, आपको यहां से अप्लाई होकर के क्वेश्चंस मिल सकते हैं फ्यूचर में, और इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो यदि हमारे एमआरएनए में 5 प्राइम कैप नहीं है तो उसकी स्टेबिलिटी घटेगी। कैपिंग का रिलेशन क्या था, कैपिंग की इंपॉर्टेंस क्या थी, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और इस तरह से उसकी ट्रांसलेशनल इफिशियंसी भी घट जाएगी। अब एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब लोग उसको भी जाने। इफ, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं अगला एक क्वेश्चन रख रहा हूं। इफ EIF 4E expression in cell increases, एक कंडीशन में आपके सामने रख रहा हूं, यदि EIF4E का एक्सप्रेशन हमारी सेल में बढ़ जाए तो क्या होगा। ऐसा क्या रिजल्ट हो सकता है यदि EIF4E का एक्सप्रेशन हमारी सेल में बढ़ जाए। तो सभी लोग इस पॉइंट पर ध्यान देंगे। यदि हमारी सेल में EIF4E का एक्सप्रेशन रेट बढ़ गया, अर्थात EIF4E का जो कंसंट्रेशन है वो हमारी सेल में ज्यादा है, हमारी सेल में ज्यादा है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारी जो ट्रांसलेशनल इफिशियंसी वो बढ़ेगी, और नॉर्मली जितने भी एमआरएनएज हमारी सेल में बन रहे हैं उनका ट्रांसलेशन, एक जो क्रिटिकल ट्रांसलेशन होता है उससे ज्यादा होगा, अर्थात जो प्रोटीन सिंथेसिस का रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करेगा। आपको ध्यान रखना है, रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा। यदि रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ रहा है तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी नॉर्मल ज्यादा से होगी, ज्यादा जो नॉर्मल ग्रोथ है उससे ज्यादा वो ग्रो करेगा।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है नॉर्मल ग्रोथ उसकी ज्यादा होगी। अब ऑर्गेनिज्म में सेल का नंबर बढ़ेगा। ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ का मतलब नंबर ऑफ सेल जो साइज है वही बढ़ना। तो जो ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं, ग्रोथ क्या है, तो नॉर्मली आप समझे ग्रोथ तभी होती है जब नॉर्मली सेल का साइज भी एक लिमिट तक बढ़े और नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज करें। इसका मतलब यदि प्रोटीन का रेट हमारी बॉडी में बढ़ता है, प्रोटीन सिंथेसिस का रेट बढ़ता है, तो हमारी ग्रोथ बढ़ जाती है। और ग्रोथ के मतलब केवल नहीं होते हैं कि हमारा केवल साइज बढ़ रहा है। यदि हम एक ऑर्गेनिज्म को देखें तो वो बड़ा साइज का दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सेल के साइज बड़े हो गए, सेल के नंबर भी बढ़े। और यदि नॉर्मल से ज्यादा हमारी सेल्स बढ़ रही हैं तो यही तो कैंसर है। यदि ग्रोथ होगी, एक लिमिट से ज्यादा ग्रोथ होती है और क्योंकि अब नॉर्मली ये बढ़ा हुआ है, ऐसी कंडीशन को हम लोग प्री कैंसरस कंडीशन कह सकते हैं और प्री कैंसरस कंडीशन हो सकती है। अर्थात आपको ध्यान रखना है, आपके CSIR में पूछा जा चुका है, यदि 4E का लेवल बढ़ता है तो रेट ऑफ ट्रांसलेशन बढ़ेगा, क्योंकि हमारी mRNA के सर्कुलराइजेशन स्टेबिलिटी को यह प्रमोट कर लेगा। ट्रांसलेशनल इफिशियंसी बढ़ जाएगी उस mRNA की, नॉर्मल से ज्यादा प्रोटीन बनेगी। नॉर्मल से ज्यादा प्रोटीन बनेगी तो हमारी ग्रोथ प्रमोट होगी। और यदि नॉर्मली इसको कंट्रोल ना किया गया तो ये हमें ला करके खड़ा कर देगा प्री कैंसरस कंडीशन पर। प्री कैंसरस मतलब कैंसर है नहीं लेकिन उस स्टेज पर है। यदि थोड़े से भी और कहीं पर चेंज आते हैं, क्योंकि जो कैंसर है वो कोई एक म्यूटेशन से नहीं होता है, मल्टीपल म्यूटेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैंसरस कंडीशन। तो कैंसरस कंडीशन के लिए कई सारे म्यूटेशंस की जरूरत है, लेकिन एक रास्ता बन गया है। अब आप समझ लीजिए कि अगले कुछ चेंजेस में ही कैंसर डेवलप हो सकता है। तो 4E के बारे में आपसे ध्यान रखना है, हमारे CSIR के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये mRNA सर्कुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट था। यहां पर आपने इनिशिएशन फैक्टर्स, mRNA सर्कुलराइजेशन और सर्कुलराइजेशन का फायदा क्या है, इन सब के बारे में आपने पढ़ा हुआ था, पढ़ लिया है। ठीक है, पुनीत का क्वेश्चन है स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सही है पुनीत, आपने सही आंसर दिया है। सर ट्रांसलेशन इनिशिएशन तो होगा ना, ट्रांसलेशन इनिशिएशन बिल्कुल, हाँ आपका शायद क्वेश्चन ये था कि यदि 5 प्राइम कैप नहीं होगी तो शायद उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो क्या ट्रांसलेशन शुरू होगा या नहीं होगा। ट्रांसलेशन शुरू होगा, लेकिन ट्रांसलेशनल जो उसकी ट्रांसलेशन इनिशिएशन की कैपेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो बहुत लो लेवल में ऐसे mRNAs का ट्रांसलेशन होता है जिनमें 5 प्राइम कैप नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनकी स्टेबिलिटी कम है। माना कि एक mRNA का ट्रांसलेशन 1 मिनट में 2 बार होता है नॉर्मली, तो यदि 5 प्राइम कैप नहीं है तो आप ये समझे कि उसका ट्रांसलेशन अब एक बार ही हो पाएगा। दूसरा पार्ट ये है कि जब कैप प्रेजेंट होता है तो हमारी सेल में वो 5 मिनट स्टेबलाइज होता है, 5 मिनट तक स्टेबलाइज रह सकता है। जब उसमें कैप नहीं होती है तो आप ऐसा मान लें कि वो हमारी सेल में 2 मिनट ही स्टेबलाइज हो सकते हैं। तो आप जरा ध्यान दें, जिसमें कैप है वो 2 बार ट्रांसलेट करेगा तो वो 10 बार हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है, इस पॉइंट को आप समझें। यदि कैप नहीं है तो उसकी ट्रांसलेशनल इफिशियंसी भी कम है, वो ट्रांसलेशन इनिशिएशन को भी इफेक्टिव तरीके से डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, पहला पॉइंट। तो लो लेवल में प्रोटीन प्रोड्यूस होगी, बहुत कम बार वो mRNA ट्रांसलेट हो पाएगा। दूसरा, उसकी स्टेबिलिटी कम है, वो समय से पहले डिग्रेड हो जाएगा। तो जब बचेगा ही नहीं तो प्रोटीन कहां से बनाएंगे। इस 2 पॉइंट को लेकर के हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोबारा, क्या आप लोग यहां तक सभी लोग समझ पाए हैं? समझ पाए हो तो हम लोग फिर आगे बढ़ें। क्या आप सभी लोग यहां पर समझ पा रहे हैं? ठीक है, यस यस, पुनीत यस, सुमति यस, प्रियंका यस। चलिए, सभी लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं
और दूसरे फैक्टर को रख रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने एमआरएनए का प्रिपरेशन पढ़ा हुआ है, अब हम लोग बात करते हैं राइबोसोमल प्रिपरेशन। राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट की प्रिपरेशन को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं और बहुत ही आसान है, सभी लोग आप समझ लें। इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ लेंगे। क्या क्या डिफरेंसेस हैं, यहां प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सिस्टम में आप डिफरेंस भी समझ पाएंगे। देखिए, यदि हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करेंगे तो स्मॉल सब यूनिट को आप सभी लोग जानते हैं, इसे हम लोग 40S राइबोसोमल सब यूनिट कहते हैं। 40S ये राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है। राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को प्रिपेयर करना है एमआरएनए से बाइंड करने के लिए, तो ये स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। कैसे प्रिपरेशन होता है इसे हम लोगों को जानना है, तो जरा सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे। कई सारे फैक्टर्स जैसे कि EIF1, EIF3 एंड EIF5, आप मेन ये तीन फैक्टर्स को ध्यान रखेंगे। EIF1, EIF3, EIF5 इसके साथ आकर के बाइंड करते हैं और हमारी स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ आकर के बाइंड करते हैं। इस तरीके से ये फैक्टर्स आकर के हमारे राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट के साथ आकर के मेनली बाइंड करते हैं। सभी लोग आप समझ लें, बहुत ही आसान है, इसके जो फंक्शंस हैं वो भी बहुत आसान है। सबसे पहले ये तीन फैक्टर्स, और भी फैक्टर्स होते हैं जो EIF1A है वो भी आकर के बाइंड करता है। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा फैक्टर्स से रटने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। यदि बहुत सारे फैक्टर्स को मैं यहां पर डिस्कस करूंगा तो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज और हो जाएगा कि सर को ये पता है, मुझे पता नहीं है, और हमें भी पता होने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आती है कि हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ तो लिए हैं लेकिन उनके कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमने इन पार्ट्स को बहुत ज्यादा पढ़ लिया लेकिन जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमें बहुत ज्यादा नहीं पता है। तो आप सभी लोग ये जाने प्रिपरेशन का केवल क्या तरीका है, मेरा उद्देश्य वो समझाना है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स आकर के हमारी स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ बाइंड करें। यदि मैं यहां पर एक पॉइंट आपको कंपेयर करा दूं प्रोकैरियोटिक सिस्टम के बारे में जिसको आपको जानना है, बैक्टीरिया में आपने देखा था IF1 और IF3 स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ बाइंड हुआ और देन बाइंड होने के बाद ये राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड हो जाती है एमआरएनए के साथ, एमआरएनए के साथ बाइंड हुई थी। यहां बड़ा डिफरेंस है, जब ये सब यूनिट्स इसके ये फैक्टर्स स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ बाइंड करते हैं, देन इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसके बाद हमारे राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंड होता है इनिशिएटिंग टीआरएनए। इनिशिएटिंग टीआरएनए, ये हमारा टीआरएनए है और आप सभी लोग जानते हैं ये टीआरएनए मेथियोनिन के लिए होगा, बैक्टीरिया में फॉर्माइल मेथियोनिन। तो पहला जो इनिशिएटिंग टीआरएनए है टीआरएनए आई, वो आकर के हमारे राइबोसोम के साथ पहले ही बाइंड कर जाता है। राइबोसोम के साथ ये पहले आकर के बाइंड हुआ और इसको लाने वाला फैक्टर आप समझ गए होंगे कौन होगा, EIF2। इसको लाने वाला फैक्टर EIF2 है। एमआरएनए अभी बाइंड नहीं हुआ है लेकिन राइबोसोम पर उसकी पी साइट पर
जो हमारा इनिशिएटिंग टीआरएनए मॉलिक्यूल है वो आकर के राइबोसोम के साथ लिंक हो गया है। आप ऐसा समझ लें देखिए ये स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ जो इनिशिएटिंग टीआरएनए है, टीआरएनए इसके साथ ऑलरेडी आकर के बाइंड कर गया है। टीआरएनए आई का मतलब हो गया इनिशिएटिंग टीआरएनए इसके साथ आकर के बाइंड हो गया है। और जो बाकी फैक्टर्स यहां ऑलरेडी जुड़े हुए थे ये फैक्टर्स इसके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और इसके साथ आकर के पहला जो इनिशिएटिंग टीआरएनए है वो बाइंड हो गया है। अब सभी लोग यहां पर एक पॉइंट पर ध्यान दें, बैक्टीरिया में पहले एमआरएनए बाइंड हुआ था, राइबोसोम के साथ इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 2 बाइंड हुए। बाइंड होने के बाद वो स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए के साथ बाइंड होती है। अभी इनिशिएटिंग टीआरएनए नहीं आया था। यूकैरियोटिक सिस्टम में एमआरएनए स्मॉल सब यूनिट के साथ राइबोसोम की बाद में बाइंड करता है, पहले इनिशिएटिंग टीआरएनए आकर के बाइंड कर गया है स्मॉल सब यूनिट के साथ। हम लोग इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, ये जो कॉम्प्लेक्स है उसे हम लोग 43 इयर्स प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और आप समझ भी सकते हैं कि इसकी बाइंडिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि यूकैरियोटिक सिस्टम में जो इनिशिएशन कोडॉन है उसे स्कैन करना है और टीआरएनए का जो एंटी कोडॉन है वो एयूजी रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा। इस वजह से ये पहले आकर के बाइंड कर गया। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन प्रोसेस में। मैं इस पॉइंट को दोबारा बोल रहा हूं, आप लोग भी ध्यान से इसको सुने। प्रोकैरियोटिक सिस्टम में स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम प्रिपेयर होती हैं। प्रिपेयर होने का मतलब उनके साथ IF1 और IF3 बाइंड करते हैं एंड देन राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट बाइंड्स टू एमआरएनए। जब एमआरएनए से उसकी प्रॉपर बाइंडिंग हो जाती है, देन इनिशिएटिंग टीआरएनए प्लेस दैट पी साइट विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 2। प्रोकैरियोटिक सिस्टम में ये था। यूकैरियोटिक सिस्टम में देखें तो इनिशिएशन फैक्टर्स बाइंड्स टू राइबोसोम and then initiating tRNA placed on a small subunit of ribosome with the help of EIF2। और अभी mRNA की बाइंडिंग नहीं हुई, अब mRNA के साथ बाइंडिंग होगी, स्कैनिंग की प्रोसेस शुरू होगी। ये एक बड़ा डिफरेंस है यूकैरियोटिक सिस्टम में और प्रोकैरियोटिक सिस्टम में। आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम 43 इयर्स प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं या प्रिपरेशन ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम भी नाम देते हैं। आप सभी लोग ध्यान रखना है। यहां तक सभी लोग समझ पा रहे हैं? सभी लोग समझ पा रहे हैं यहां तक? ठीक है, सुमति यस, प्रियंका यस, रजनी यस, ठीक है। आप सभी लोग, अदिति यस। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप सभी लोग को ध्यान रखना है। सभी लोग इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, एमआरएनए प्रिपरेशन और राइबोसोमल प्रिपरेशन को आप लोग याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करने चल रहे हैं एमआरएनए में इनिशिएशन कोडॉन के रिकॉग्निशन को। तो अब इनिशिएशन कोडॉन के रिकॉग्निशन को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं।
यूकैरियोटिक सिस्टम में AUG कोडॉन इनिशिएशन कोडॉन को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, कैसे रिकॉग्निशन होगा, हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करने चल रहे हैं। तो यहां पर क्या डिफरेंस है इन यूकैरियोटिक सिस्टम में AUG इनिशिएशन कोडॉन अंडरस्टूड है। यूकैरियोटिक सिस्टम में AUG ही इनिशिएशन कोडॉन होता है। AUG इनिशिएशन कोडॉन recognized by 43 years pre-initiation complex by scanning by a process called scanning. उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं स्कैनिंग, ठीक है। और यदि स्कैनिंग को भी हम लोग आगे बढ़ाएं, स्कैनिंग है क्या, तो उसको भी थोड़ा लिख लेते हैं। इन विच 43 years pre-initiation complex moves on mRNA in 5:3 direction. 5:3 direction until to recognition of initiation codon. तो आप लोग ये समझ लें कि यूकैरियोटिक सिस्टम में किस तरीके से इनिशिएशन कोडॉन की स्कैनिंग होगी, कैसे पता किया जाएगा। मैं यहां पर एक सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं, स्कैनिंग प्रोसेस के बारे में बता रहा हूं। आप ये समझ लें, ये AUG कोडॉन है, ये हमारा mRNA है और ये हमारे mRNA पर 5 प्राइम कैफ है, कुछ इस तरीके से। तो ये 5 प्राइम कैफ है, आप अंडरस्टूड मान लें, ये पॉली ए टेल है, आप mRNA के स्ट्रक्चर को अंडरस्टूड मान लें, वो सर्कुलर है। अभी हमें AUG कोडॉन के रिकॉग्निशन को डिस्कस करना है। तो ये इसका 5 प्राइम कैफ है और हमारे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को स्कैन करना है इनिशिएशन कोडॉन को। हमारे mRNA में दूसरा पॉइंट ये है, मैं अगली स्लाइड में उसको लिख दूंगा, जो हमारे mRNA में 5 प्राइम एंड से पहला AUG कोडॉन होगा वही इनिशिएशन कोडॉन होता है, कुछ केसेस को छोड़ करके। उस केस को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो स्कैनिंग प्रोसेस को हमें जानना है। अब 5 प्राइम एंड पर कैफ है, वो सर्कुलर स्ट्रक्चर में है और AUG कोडॉन आगे कहीं भी हो सकता है और सिस्टम को ये पता नहीं है, उसे स्कैन करना है। सभी लोग ध्यान दें, 43S कॉम्प्लेक्स को हम लोग असेंबल कर चुके हैं। ये हमारा स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है जो 43S इनिशिएशन प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में है और इसके साथ आपको पता है कि ऑलरेडी tRNA मॉलिक्यूल बाइंड है, tRNA मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड है। कुछ इस तरीके से ये हमारा 43S कॉम्प्लेक्स है, वो आता है और हमारे mRNA के 5 प्राइम एंड पर कैप के पॉइंट पर आकर के बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद आप समझ सकते हैं ये हमारे mRNA का 5 प्राइम एंड है और ये हमारे mRNA का 3 प्राइम एंड है। तो 43S कॉम्प्लेक्स की प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की हम लोग बात कर चुके हैं, जो हम लोग बना चुके हैं, आप अंडरस्टूड समझ लीजिए। ये 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स हमारे mRNA के 5 प्राइम कैप पॉइंट पर आकर के बाइंड होता है, जो कैप एंड है उस पर आकर के बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद ये हमारे mRNA पर मूव करता है 5:3 डायरेक्शन में
और मूव करते हुए आगे बढ़ रहा है, ये सर्च कर रहा है इनिशिएशन कोडॉन को। शायद आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू 5 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए एंड देन मूव्स अलोंग विथ एमआरएनए एंड सर्च इनिशिएशन कोडॉन, और सर्च करेगा इनिशिएशन कोडॉन को। तो ये मूव कर रहा है 5:3 डायरेक्शन में। अब आप सभी लोग यहीं पर ध्यान दें, मैंने पहले ही बताया था कि यदि यहां पर कोई आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिसॉल्व करने का फंक्शन कौन करेगा? EIF4A, उसके पास आरएनए हेलिकेज एक्टिविटी। तो यहां कहीं सेकेंडरी स्ट्रक्चर यदि बन गया तो उसे रिजॉल्व कर देगा, वहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं कॉम्प्लीमेंट्री में उसे ब्रेक कर देगा। EIF4A आरएनए हेलिकेज है, और ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आगे मूव कर रहा है, सर्च कर रहा है। जब ये इनिशिएशन कोडॉन पर आएगा, यहां पर अभी हम लोग आइडियल कंडीशन मानते हैं कि जो पहला इनिशिएशन कोडॉन होगा ये सर्च कर लेगा। तो आप सभी लोग थोड़ा यहां पर ध्यान दें, जब ये AUG कोडॉन पर पहुंचेगा कुछ इस तरीके से, ये इसकी P साइड जैसे ही ये पहुंचेगा और इसी साइड पर यहां पर टीआरएनए भी है, जैसे ही पहले इनिशिएशन कोडॉन को ये सर्च करता है, पहुंचता है इनिशिएशन कोडॉन पर और इसने सर्च कर लिया, पी साइड पर प्रॉपर पोजीशनिंग जैसे ही मूव करते हुए प्रॉपरली AUG कोडॉन पी साइड पर आया, ठीक है, वहीं पर टीआरएनए है, वैसे इसका मूवमेंट रुक जाएगा, मूवमेंट रुक जाएगा, थोड़ा कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, प्रॉपर पोजीशनिंग भी टीआरएनए एंटी कोडॉन की हो जाएगी, और इस तरह से जो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, जो 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, उसका मूवमेंट रुक गया। अभी तक लार्ज सब यूनिट बाइंड नहीं हुई है, अभी तक लार्ज सब यूनिट की बाइंडिंग नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं ये स्कैनिंग प्रोसेस है जो बैक्टीरिया में नहीं हो रहा था। वही तो हम लोग यहां पर 3 स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं यूकैरियोटिक सिस्टम में, कि यूकैरियोटिक सिस्टम का इनिशिएशन प्रोसेस कैसे डिफर करता है। तो कुछ बेसिक पॉइंट आप समझ लें, फिर इसके आगे वाली स्लाइड पर चलते हैं। 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA एंड देन मूव्स ऑन mRNA इन 5:3 डायरेक्शन। मूव करता है, तब तक मूव करेगा जब तक कि ये इनिशिएशन कोडॉन को सर्च नहीं कर लेता है। यहां एक पॉइंट आप और ध्यान दें, यदि ये AUG कोडॉन स्किप कर गया, कई लोगों के दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन भी चल रहा हो, यदि ये AUG कोडॉन स्किप कर गया, मान लेते हैं कि ये नहीं रुक पाया और आगे बढ़ गया, किसी कारणवश इसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, उस केस को भी आगे बताएंगे, तो क्या फिर इसके ये वापस लौट आएगा, वहां तक जाएगा, वहां तक गया और फिर वापस लौट आएगा? तो इसके पास वापस लौटने का ऑप्शन नहीं है, इसको आगे जाकर के फिर डिसोसिएट ही होना होगा। आप समझ सकते हैं कि ये भी तो एक नॉन फंक्शनल एक्टिविटी फिर होगी, फिर इसको डिसोसिएट होना होगा, फिर सर्च करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई रिलेटिव का जो है मोहल्ले का घर है, आप रिलेटिव के यहां गए और किसी आगे वाली गली में पहुंच गए और आपको पता चला भूल हो गई है, फिर पीछे लौट आए। तो इसको यदि स्किप करता है तो इसे आगे बढ़ना होगा, आपको ध्यान रखेंगे। यदि आगे कोई इनिशिएशन कोड, यदि AUG मिलता है तो हो सकता है वहां से इनिशिएशन शुरू कर ले। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम में स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम का मूवमेंट 5:3 डायरेक्शन में नहीं था, यूकैरियोटिक सिस्टम में हमें यहां पर मिला देखने को। शायद सभी लोग यहां तक समझ रहे होंगे, आप सभी लोग समझ रहे हैं, यहां तक सभी लोग समझ पा रहे हैं? सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? ठीक है, सुमति का आंसर यस। प्रियंका यस। लता का आंसर है यस।
सोनाली यस, ठीक है। और भी लोगों के आंसर आ रहे हैं यस, सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब अब अगले स्टेप में हम लोग आ रहे हैं, जब हमारे एमआरएनए पर एयूजी कोडॉन का रिकॉग्निशन हो गया, एयूजी कोडॉन पर जब स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आकर के बाइंड हो जाती है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एयूजी कोडॉन पर है। इसी एयूजी कोडॉन के साथ टीआरएनए, जो इनिशिएटिंग टीआरएनए है, वो भी लिंक है, ठीक है। और आप इसको भी ध्यान रखेंगे, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यूकैरियोटिक सिस्टम में जो इनिशिएटिंग टीआरएनए है वो मेथियोनिन का टीआरएनए होता है, बैक्टीरिया में फॉर्माइल मेथियोनिन। तो ये स्मॉल सब यूनिट है, 43S कॉम्प्लेक्स है। जब इसने रिकॉग्निशन कर लिया मूव करते हुए, और जब यहां पर रिकॉग्निशन हो गया तो इसका मूवमेंट रुक जाएगा। जब मूवमेंट रुक जाएगा, रिकॉग्निशन हो गया है, तो 43S कॉम्प्लेक्स में कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। उस कन्फर्मेशनल चेंज के साथ जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। इस कन्फर्मेशनल चेंज के साथ इनिशिएशन फैक्टर्स रिलीज होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और स्पेशली जो EIF3 है वो कुछ फैक्टर्स की रिलीज को ट्रिगर भी करता है। तो जब इनिशिएशन कोडॉन को स्कैन कर लिया, स्कैन करने के साथ ही जो राइबोसोमल सब यूनिट है 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, उसका मूवमेंट रुक गया और एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है इस पॉइंट पर। उस कन्फर्मेशनल चेंज के साथ इनिशिएशन फैक्टर्स रिलीज होते हैं और लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंड होती है, और इस तरह से लार्ज सब यूनिट इसके साथ आकर के बाइंड होगी और एक फंक्शनल 80S राइबोसोम यहां पर प्रोड्यूस होगा, जो फर्दर ट्रांसलेशन आगे करेगा। आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं। इस तरीके से इनिशिएशन की प्रोसेस बैक्टीरिया से यूकैरिया में डिफर करती है। अब यहां पर स्कैनिंग को लेकर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि इनिशिएशन कोडॉन की इफिशिएंट स्कैनिंग कैसे हो सकती है। यहां तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब मैं कुछ और भी टेक्निकल पॉइंट्स यहां पर ले रहा हूं, आप यहां पर ध्यान दें सभी लोग। किसी भी एमआरएनए में स्कैनिंग कैसे आसान हो सकती है, यहां पर मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, विच फैक्टर्स, ठीक है, फैसिलिटेट scanning of AUG codon, which factors facilitate scanning of AUG codon in mRNA। mRNA में कौन से, या ये कहें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो AUG कोडॉन के रिकॉग्निशन को, उसकी स्कैनिंग को, ठीक है, स्कैनिंग ऑफ AUG कोडॉन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, विच फैक्टर्स facilitate recognition of initiation codon, recognition of AUG codon in mRNA। ये दो अलग अलग क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा इन क्वेश्चंस पर या इन पॉइंट्स पर विचार नहीं करते हैं,
वो नहीं सोचते हैं कि इन दोनों में भी कोई अंतर हो सकता है। जनरली उनको दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट नजर आता है। आप सभी लोग इस पॉइंट पर ध्यान देंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो स्कैनिंग को आसान करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोडॉन स्कैनिंग को आसान बना देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम कोडॉन की स्कैनिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो स्कैनिंग को आसान बनाना एक अलग पॉइंट है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एयूजी कोडॉन के रिकॉग्निशन को आसान बना देते हैं, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो यदि हम स्कैनिंग को आसान बनाने की बात करें तो जो EIF4A है और EIF4B है, EIF4A और EIF4B हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे mRNA में स्कैनिंग प्रोसेस को आसान बनाते हैं। तो देखिए यहां पर आंसर बदल गया, थोड़ा सा इसका आंसर अलग हो गया। और जब हम दूसरी तरफ जाएंगे फैक्टर्स में, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिकॉग्निशन में सहायता करते हैं एयूजी कोडॉन की, तो हमारा आंसर कुछ और होगा। ये दो अंतर हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अब जरा देखिए, विच फैक्टर्स फैसिलिटेट रिकॉग्निशन ऑफ एयूजी कोडॉन इन mRNA। जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो हम लोग आंसर देंगे कोजैक सीक्वेंस। कोजैक सीक्वेंस, कोजैक सीक्वेंस फैसिलिटेट रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन कोडॉन इन mRNA, या ये कहें ऐसे कोडॉन्स जो कोजैक सीक्वेंस में हैं, ठीक है, उन कोडॉन्स का रिकॉग्निशन हमारे mRNA में आसान होता है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या कोजैक सीक्वेंस साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस जैसे होते हैं? क्या कोजैक सीक्वेंस साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस जैसे होते हैं? तो यदि हम लोग इसको टेक्निकली देखें तो ऐसा सही नहीं है। टेक्निकली कोजैक सीक्वेंस साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस जैसे नहीं होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोजैक सीक्वेंस के फंक्शनल रिलेशन के हिसाब को से यदि हम देखेंगे, साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस से यदि रिलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फंक्शन उसकी तरह नजर आता है। जो साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस थे वो एयूजी कोडॉन की प्रॉपर पोजीशनिंग, वहां पर भी एक तरह का रिकॉग्निशन है कि हाँ एयूजी कोडॉन रिकॉग्नाइज भी हुआ और प्रॉपर पोजीशनिंग हुई पी साइट पर प्रोकैरियोटिक सिस्टम में, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सिस्टम में कोजैक सीक्वेंस जब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स स्कैनिंग कर रहा है तो उस स्कैनिंग में सहायता करता है, एक तरह का ये सिग्नल दे रहा है। जैसे आप रोड पर जा रहे हैं और रेड लाइट जल रही है, यदि किसी रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे हैं रेड लाइट जल रही है, या किसी चौराहे पर आप हैं रेड लाइट जल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको सिग्नल मिल रहा है कि आपने स्पीड कम करें, यहां पर रुकें। उसी तरीके से यूकैरियोटिक सिस्टम में आप ये समझ लें, कोजैक सीक्वेंस में यदि इनिशिएशन कोडॉन है तो हमारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इजीली डिटेक्ट कर लेता है, तो हमारे इनिशिएशन कोडॉन रिकॉग्निशन में सहायता करता है। तो कभी कभी कहने में हम लोग इस तरह का तरीका यूज करते हैं कि जैसे प्रोकैरियोटिक सिस्टम में साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस है वैसे ही यूकैरियोटिक सिस्टम में कोजैक सीक्वेंस है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस थे वो इनिशिएशन कोडॉन से लगभग 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड अप स्ट्रीम होते हैं यूटीआर रीजन में, जबकि कोजैक सीक्वेंस सराउंड्स इनिशिएशन कोडॉन। तो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कोजैक सीक्वेंस को कि कौन रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, तो आपको ध्यान रखना है कोजैक सीक्वेंस। अब ये कोजैक सीक्वेंस क्या है आप इसको भी जाने, कोजैक सीक्वेंस हम लोग किसे कहते हैं, आप उस पॉइंट को भी समझ लें। हमारे mRNA में जो इनिशिएशन कोडॉन है,
इनिशिएशन कोडॉन AUG, ये इनिशिएशन कोडॉन है, आपको ध्यान रखना है। इसी इनिशिएशन कोडॉन के ऊपर ACC और जस्ट उसके नीचे G है। हम इस पूरे सीक्वेंस को कोजैक सीक्वेंस कहते हैं। ये इनिशिएशन कोडॉन है, आप ध्यान रखें, इनिशिएशन कोडॉन। और इस पूरे पोर्शन को हम लोग नाम देते हैं कोजैक सीक्वेंस। कोजैक सीक्वेंस। तो आप लोग यहां पर कोजैक सीक्वेंस को हम लोग डिस्कशन करने आ रहे थे कि रिकॉग्निशन में कौन हेल्प करेगा, तो कोजैक सीक्वेंस हेल्प करेगा। अब ये कोजैक सीक्वेंस क्या है, तो जरा देखिए, ACC AUG ये इनिशिएशन कोडॉन है एंड G, तो कोजैक सीक्वेंस सराउंड्स इनिशिएशन कोडॉन, या ये कहें कि इनिशिएशन कोडॉन प्रेजेंट इन कोजैक सीक्वेंस ये है +1। आप सभी लोग शायद समझ रहे होंगे, ये है +1 और ये है -3। -3 का मतलब है इनिशिएशन कोडॉन के ऊपर ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो ACC और देन इसके बाद है AUG एंड देन लास्ट में G। यदि ये सीक्वेंस है तो इसे हम कोजैक सीक्वेंस कहते हैं और ये सीक्वेंस रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। तो कोजैक सीक्वेंस प्रेजेंट इन mRNA एंड सराउंड्स, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये सराउंड करता है, सराउंड इनिशिएशन कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन। जबकि साइन डेलगर्नो सीक्वेंस की यदि आप बात करें तो साइन डेलगर्नो सीक्वेंस ऊपर था, 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड ऊपर था और AGG न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था उसका, आप याद आपको आ रहा होगा, और वो 16S RNA के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाता था। यहां पर यदि हम देखें तो ACC और देन इसके बाद इनिशिएशन कोडॉन है AUG और देन उसके बाद न्यूक्लियोटाइड है G। यदि हम इस न्यूक्लियोटाइड G को यहां से बदल दें, C कर दें, तो ये सीक्वेंस नहीं है, कोजैक सीक्वेंस नहीं है और इसकी इफिशियंसी ये घट जाती, इस इनिशिएशन कोडॉन रिकॉग्निशन इफिशियंसी घट जाती है। तो ये कोजैक सीक्वेंस है, आपको ध्यान रखना है। तो कोजैक सीक्वेंस सराउंड कर रहा है इनिशिएशन कोडॉन को। जिन mRNAs में इनिशिएशन कोडॉन इस सीक्वेंस में होते हैं उनका रिकॉग्निशन आसान है, अर्थात ट्रांसलेशनल इफिशियंसी भी उनकी बेहतर होती है। तो कोजैक सीक्वेंस इनहेंस ट्रांसलेशनल इफिशियंसी, जो ट्रांसलेशनल इफिशियंसी है उसको इनहेंस करता है इफिशियंसी ऑफ mRNA की ट्रांसलेशनल इफिशियंसी को A भी बढ़ा देता है। तो जिन mRNA में 5 प्राइम कैप है, 3 प्राइम पॉली ए टेल है और उनका इनिशिएशन कोडॉन कोजैक सीक्वेंस से सराउंडेड है, उन mRNAs की ट्रांसलेशनल इफिशियंसी बेहतर होती है, आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इनिशिएशन कोडॉन को रिकॉग्निशन करते समय प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स स्किप भी कर जाता है? इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो कोजैक सीक्वेंस को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, आप शायद समझ गए होंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड ऊपर है ACC और देन इसके बाद लास्ट में AUG कोडॉन के नीचे है G। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और डिस्कशन करने चल रहे हैं कब स्किपिंग हो जाती है। कई बार जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है वो इस इनिशिएशन कोडॉन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, स्किप कर जाता है और आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन ये उठता है, ऐसे कौन से कारण है कि वो इस कोडॉन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और आगे वो बढ़ जाएगा, जबकि उसको प्रिपेयर ही इसीलिए किया गया था कि वो इनिशिएशन कोडॉन को पहचाने और देन वहां से प्रॉपर इनिशिएशन की जो प्रक्रिया है, इनिशिएशन प्रोसेस है, उसे डायरेक्ट करे। लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि वो इनिशिएशन कोडॉन से स्किप कर गया और वो आगे बढ़ गया? कौन से फैक्टर जिम्मेदार थे कि वो इनिशिएशन कोडॉन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया? ये क्वेश्चन है, CSIR में पूछा भी जा चुका है, यहां से भी सेक्शन सी में क्वेश्चन बन चुका है। तो जरा ध्यान दें सभी लोग, यहां पर
फॉर एग्जाम्पल मैं एक केस रख रहा हूं और आप सभी लोग इसको इजीली समझ जाएंगे। यह है कोजैक सीक्वेंस। जब हमारे एमआरएनए में, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब हमारे एमआरएनए में जो इनिशिएशन कोडॉन है वो सराउंडेड है सी आर सी और देन इसके बाद AUG एंड देन G। जरा सभी लोग यहां पर ध्यान दें, यह है इनिशिएशन कोडॉन और इनिशिएशन कोडॉन सराउंडेड है एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से जिसका सीक्वेंस है CC RCC और G और ये R रिप्रेजेंट करता है प्यूरिन को और प्यूरिन का मतलब हो गया कि यहां पर या तो हम एडेनिन लगा दें या फिर हम ग्वानिन लगा दें। तो देखिए दो सीक्वेंस हो गए CCA-CC अर्थात देखिए ये ACC लिखा है और इसके पहले CC और आ जाए तो ACCA कोडॉन के आगे तो G है, नॉर्मली जो कोजैक सीक्वेंस मिलता है। पीछे CC है, थर्ड पोजीशन पर प्यूरिन है जिसे R से प्रेजेंट कर रहे हैं माइनस थर्ड पोजीशन पर, वहां पर एडेनिन या ग्वानिन है, उसके पीछे भी CC। यदि ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, यदि इस तरह का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट है तो बहुत ज्यादा चांस है कि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इस इनिशिएशन कोडॉन को स्किप कर जाएगा। तो स्किप होने के चांस कब है, ये क्वेश्चन हमारा था। तो आपको ध्यान रखना है जब हमारा इनिशिएशन कोडॉन इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से सराउंडेड है, सीक्वेंस है CCRCC, R रिप्रेजेंट करता है प्यूरिन, इस वजह से दो सीक्वेंस हो गए। क्वेश्चन में दो ही ऑप्शन दिए गए थे, दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था CCA-CC AUG-G और दूसरा था मल्टीपल ऑप्शन में थे ACC-G CCA-UG-G। आपको ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इसे स्किप कर जाता है। मोर कॉमनली आपको ध्यान रखना है मोर कॉमनली ऐसी कंडीशन में 43 इयर्स प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स स्किप कर जाता है। तो देखिए स्किप होने के चांस कब है, आपको ध्यान रखना है ये कोजैक सीक्वेंस है, यदि इसमें सराउंडेड है तो इजीली रिकॉग्निशन होगा। लेकिन जरा देखिए इस सीक्वेंस को, ये एक तरह से धोखा देने वाला सीक्वेंस है। यहां पर लगा हुआ है CCA और जरा यहां पर देखिए CCA और ये AUG का A है, लेकिन यहां पर CCA और आगे तो इनिशिएशन कोडॉन है नहीं, उसके दो जो रिमेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो है नहीं, इस वजह से यहां पर स्किप होने के चांस ज्यादा हैं। क्या आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? यस, ठीक है। और भी सोनाली यस, प्रियंका यस, पुनीत समझ पा रहे हो? रजनी यस, प्रीति, वैसे सभी लोग यस लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है।
कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा रिपीट करूं? चलिए, सभी लोग समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग यहां तक समझ गए तो कोई डिफरेंस है नहीं। अब तो जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है। यूकैरियोटिक सिस्टम में भी इलॉन्गेशन उसी तरह से होता है जैसे प्रोकैरियोटिक सिस्टम में है, और ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन आसान है। यूकैरियोटिक सिस्टम में केवल एक ही। पूनम का भी आंसर है यस। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये यूकैरियोटिक सिस्टम में ट्रांसलेशन इनिशिएशन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ट्रांसलेशन इनिशिएशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ट्रांसलेशन इलॉन्गेशन को थोड़ा डिस्कस करते हैं।